क्या विदेशी नस्ल की गायों का दूध हमारे लिए सही नहीं होता? और क्या विदेशी नस्ल की गाय एक साजिश के तहत भारत में लाई गई? और अगर इस बात को सच मानते हुए अगर ये कहा जाए कि विदेशी नस्ल की गायों का दूध जहर के सामान्य और देसी गायों का दूध अमृत के सामान्य होता है, तो फिर क्या कारण है कि देसी गायों से डेयरी फार्म की शुरुआत करने वाले किसान धीरे से एचएफ, जर्सी या फिर क्रॉस ब्रीड के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं? नमस्कार किसान भाइयों, खेतीबाड़ी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे देसी गायों के नस्ल और विदेशी गायों के नस्ल के ऊपर। दोनों नस्लों में क्या अंतर है, क्या सामान्यता है, और खासकर दोनों नस्लों को लेकर अलग अलग विचारों पे जो बातें कही जाती हैं उन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो अगर देसी नस्लों की बात करें तो देसी नस्लों में वैसे ब्रीड को रखा गया है जिनकी उत्पत्ति भारत या फिर भारत के जो आस पड़ोस के जो देश हैं वहां हुई है। अगर देसी नस्लों की अगर मुख्य पहचान की बात करें तो देसी नस्लों में कुबड़ और गलकंबल इनके मुख्य पहचान है। और अगर भारत में देसी नस्लों की बात करें तो भारत में 40 से ज्यादा अलग अलग तरह के देसी नस्ल की गाय पाई जाती हैं। मुख्य नस्लों की बात करें तो मुख्य नस्लों में गिर, साहिवाल, थारपारकर, कांकरेज, हरियाणा, अंगोल, ये सभी मुख्य नस्लें हैं। वहीं पर अगर विदेशी नस्लों की बात करें तो विदेशी नस्लों में वैसे ब्रीड को रखा गया है जिनकी उत्पत्ति भारत में न होकर किसी अन्य देश में हुई है। अगर मुख्य विदेशी नस्लों की बात करें तो एचएफ, जर्सी, आयरशर, एंगस, शॉर्ट हॉर्न, रेड डेन या फिर ब्राउन स्विस है, ये सभी विदेशी नस्ल की गाय हैं। अब इनमें से कुछ ही नस्ल भारत में लाई गई और भारत में ये मशहूर हैं, जैसे कि एचएफ है, जर्सी है, आयरशर है। तो ये सभी नस्लें जो है ये भारत में काफी प्रचलित हैं, तो इन्हें विदेशी नस्लों के अंतर्गत रखा जाता है। अगर तुलना की बात करें तो अलग अलग पैरामीटर्स पे दोनों ब्रीड के अलग अलग विशेषताओं को देखा जाता है और तब निर्धारित किया जाता है कि कौन सी ब्रीड अच्छी और कौन सी ब्रीड खराब है। खराब ना कहकर अगर मैं ये करूं कि कौन सी ब्रीड अच्छी है और कौन सी ब्रीड हमारे अनुकूल नहीं है, क्योंकि यह हो सकता है कि एक ब्रीड अगर हमारे लिए अच्छी है तो वो ब्रीड दूसरे के लिए, सामने वाले व्यक्ति के लिए अनुकूल ना हो। तो तुलना के लिए अलग अलग पैरामीटर्स हैं, जैसे कि दूध की गुणवत्ता किसकी अच्छी होगी, दूध में फैट और एसएनएफ का कंटेंट किसका अच्छा होगा, बीमारियों से लड़ने की क्षमता किसकी अच्छी होगी, लैक्टेशन किसका लंबा समय तक जाएगा, प्रोडक्टिव लाइफ किसकी अच्छी होगी। तो ये सभी अलग अलग पैरामीटर्स हैं, अलग अलग विशेषताओं पे अलग अलग ब्रीड को जज किया जाता है। वैसे तो अलग अलग प्रकार के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिन पर बात की जा सकती है, लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग वैसे ही पैरामीटर्स को देखेंगे जो बहुत ही जरूरी है, या फिर वैसे पैरामीटर्स जिनको लेकर बाजार में अलग अलग तरह की भ्रामकता फैलाई जाती है। तो जब भी देसी और विदेशी नस्लों की बात होती है तो एक बात की जरूर चर्चा होती है और वो है A1 और A2 को लेकर। अब A1 और A2 दूध क्या होता है? तो देखिए, A1 और A2 कोई दूध नहीं होता, बल्कि दूध में मौजूद एक तरह का प्रोटीन का अलग अलग टाइप होता है A1 और A2। अब वैसे नस्ल जो गर्म जलवायु में हजारों सालों से विकसित होते आ रहे हैं, वैसे गायों के दूध में जो प्रोटीन की संरचना होती है वो प्रोटीन की संरचना को हम लोगों ने नाम दिया हुआ है A2 प्रोटीन। और वैसे नस्ल जो ठंडे प्रदेशों में विकसित हुए हैं, वैसे नस्लों में जो दूध में मौजूद जो प्रोटीन की संरचना होती है वैसे को हम लोग A1 प्रोटीन कहते हैं। तो अब ये जो A1 और A2 ये हमेशा पेयर में पाया जाता है। हो सकता है किसी नस्ल में A1 A1 का पेयर मौजूद हो, किसी नस्ल में A2 A2 का और किसी नस्ल में A1 और A2 का, तो ये हमेशा पेयर में, जोड़े में पाया जाता है। तो ज्यादातर केस में ऐसा देखा गया है, जो ठंडे प्रदेश की जो नस्लें हैं वैसे नस्लों में ज्यादातर A1 और A1 का पेयर पाया जाता है। कुछ केस में जैसे कि जर्सी वगैरह है, इनमें आपको A1 और A2 और A2 और A2 का भी पेयर देखने को मिलेगा। लेकिन जो हमारी देसी नस्ल की गाय है उनमें देखने को A2 और A2 का पेयर मिलता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि A1 क्वालिटी का जो दूध होता है वो कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर कॉजिंग होता है, फिर अलग अलग तरह के बीमारियों का कारण होता है। तो देखिए, जो A1 क्वालिटी का दूध होता है उसके अगर संरचना को देखा जाए तो उसके पेप्टाइड्स की जो संरचना होती है उसमें एक थोड़ा सा चेंज होता है। उसमें एक तरह का कंपाउंड बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं BCM7, बीटा कैसोमॉर्फिन 7। अब ये जो कंपाउंड है BCM7, ये थोड़ा सा डाइजेशन में थोड़ा सा भारी होता है। जो इसके पेप्टाइड्स हैं वो पेट में जाने के बाद आसानी से टूटते नहीं है, तो जिसके चलते ये थोड़ा सा डाइजेशन में हेवी होता है। वहीं पे जो A2 क्वालिटी का दूध होता है उसमें BCM7 ना बनके उसके जगह पर BCM9 बनता है, जो कि डाइजेशन में हल्का होता है। तो इस बात को ध्यान में रखें कि A1 और A2 का जो संबंध है वो किसी बीमारी से लेकर नहीं है जो कि लोग कहते हैं, बल्कि इसका संबंध डाइजेशन से लेकर होता है। जो A1 क्वालिटी का दूध होता है वैसे लोगों में ज्यादा समस्या करता है, पचने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं। बाकी A1 क्वालिटी का दूध उस तरह से कोई इसमें कमी नहीं होता है, बस इसका प्रोटीन का जो संरचना है, जो गाय जो कि ठंडे प्रदेश में हजारों सालों से विकसित होते आ रही है, उसमें इसके जो दूध की जो संरचना है प्रोटीन की, उसमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है, जिसके कारण ये पचने में थोड़ा सा भारी हो जाता है।
अब जो अलग अलग तरह की जो इसको लेकर बातें कही जाती है वो एकदम भ्रामक है, इस पे अभी प्रॉपर उस तरह से कोई रिसर्च नहीं है। तो A1 और A2 सिर्फ एकमात्र ऐसी चीज नहीं है जिसपे दूध की गुणवत्ता को निर्धारित किया जाए, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो A1 और A2 के अलावा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन सारी चीजों को न देखते हुए सिर्फ A1 और A2 को दूध के गुणवत्ता का पैमाना बता देना ये गलत है। अब ये तो बात हो गई A1 और A2 को लेकर। अब A1 और A2 से भी अगर कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वो है CLA। अब CLA की बात लोग नहीं करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि लोग सिर्फ A1 और A2 के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन दूध में और भी ऐसे कई पैरामीटर्स हैं जो दूध की गुणवत्ता को निर्धारित करते हैं। वैसे ही एक CLA का मतलब होता है कंजुगेटेड लिनोलोइक एसिड। अब कंजुगेटेड लिनोलोइक एक तरह का बायो अवेलेबल फैटी एसिड्स होता है। CLA की मात्रा यह निर्धारित करती है कि दूध की गुणवत्ता कितनी बेहतर होगी। CLA को एंटी कैंसरर, एंटी इंफ्लेमेटरी और इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे देखा जाता है, और जिस दूध में CLA की मात्रा ज्यादा होगी उस दूध की गुणवत्ता अच्छी मानी जाती है। तो अब किस नस्ल में CLA की मात्रा ज्यादा होती है? तो देखिए, शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो देसी नस्लों में CLA की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। जो देसी नस्ल है इनके दूध में CLA की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, लेकिन इसके पीछे एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि रिसर्चेज में ऐसा देखा गया है कि CLA की मात्रा नस्ल पे ना निर्भर होकर इस बात पे निर्भर करती है कि उस गाय का किस तरह का खान पान है, किस माहौल में वो गाय रह रही है। अगर हार्श माहौल में रहती है, पर्याप्त मात्रा में हरा चारा मिलता है, धूप की रोशनी मिलती है, गाय कम स्ट्रेस में रहती है, फ्री रेंज ग्रेजिंग मौजूद होती है, तो वैसे नस्लों में CLA की मात्रा बढ़ने लगती है। वहीं पे ये भी है कि अगर आप देसी नस्लों को भी अगर एक कॉम्पैक्ट इन्वायरमेंट में रखते हैं, अगर उसके अनुकूल अगर उसको वातावरण न दिया जाए, तो CLA की मात्रा देसी नस्लों में भी गिरने लगती है। वहीं पे इसका उल्टा भी उतना ही सत्य है कि अगर विदेशी नस्ल की गाय भी है, पर्याप्त मात्रा में हरा चारा, पर्याप्त मात्रा में साफ सुथरा खाना और पानी, सनलाइट और फ्री रेंज अगर ग्रेजिंग दी जाए, तो CLA की मात्रा HF और जर्सी में भी बढ़ता हुआ देखा गया है। तो CLA नस्ल पे ना डिपेंड होकर इस बात पे निर्भर करता है कि आपका मैनेजमेंट और गाय का वातावरण कैसा है। हाँ, जिस नस्ल में CLA की मात्रा ज्यादा होती है उसमें कैल्शियम की मात्रा, विटामिन A, विटामिन D की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो CLA एक बहुत बड़ा सूचक है इस बात का कि दूध की गुणवत्ता कैसी है। और CLA निर्भर करता है नस्ल पे नहीं, बल्कि इस बात पे कि गाय का रहन सहन, गाय का खान पान, गाय का वातावरण कैसा है। तो देसी नस्लों में जो सबसे बड़ी पहचान मानी जाती है वो मानी जाती है देसी नस्लों के हम्प और गलकंबल को लेकर। और हम्प और गलकंबल को भी लेकर अलग अलग बातें कही जाती हैं। इसको सूर्य केतु नाड़ी के तौर पर जोड़ा जाता है कि सूर्य से डायरेक्ट एनर्जी लेता है। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि देसी नस्लों के हम्प पे अगर हाथ को फेरा जाए उसके कुबर के ऊपर, इंसान का BP और शुगर की बीमारी ठीक हो जाती है। तो इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए, जो देसी नस्लों का जो हम्प होता है, वैसे नस्ल जो कि एक गर्म वातावरण में डेवलप हुए हैं, जो जेनेटिकली वैसे वातावरण में डेवलप हुए हैं जहां पे गर्मी ज्यादा पड़ती है, चारे की सीमित मात्रा मौजूद होती है, तो वैसे नस्लों में हम्प देखने को मिलता है। आपको ऊंट में भी देखने को मिलेगा, आपको गायों में भी देखने को मिलता है। तो ये जो हम्प है ना, ये एक तरह का थर्मो रेगुलेटरी फंक्शन है बॉडी का। जो हम्प होता है इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं HSP70, हीट शॉक प्रोटीन। अब ये क्या करता है कि ये पूरे बॉडी में थर्मल रेगुलेशन का काम करता है। अब ये जो HSP70 प्रोटीन है ये क्या करता है कि हीट को ऑब्जर्व करता है और बाकी जो सेल्स हैं बॉडी के उसको हीट स्ट्रेस से बचाता है। तो ये जो हम्प होता है इसमें HSP प्रोटीन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, और ये तरह का जो पशु है इसका एक नेचुरल थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम के तौर पे ये काम करता है। इसके साथ साथ जो ये हम्प है ये अपने अंदर फैट को डिपोजिट करता है। जब अत्यधिक मात्रा में पशु को चारा मिलता है तो फैट, ये चारा का जो ऊर्जा ये फैट के रूप में उसके हम्प में इकट्ठा होने लगता है। और जब चारे की कमी होती है, जब पशु को पर्याप्त मात्रा में चारा न मिलता है, तो ये जो फैट उसके हम्प में इकट्ठा हुआ रहता है ये एनर्जी के तौर पे पशु को सर्वाइव कराने में मदद करता है। तो हम्प का दो यूज होता है, एक तो थर्मो रेगुलेटरी फंक्शन के तौर पे काम करता है, दूसरा ये डूम्सडे के तौर पे काम करता है। डूम्सडे मतलब कि जब चारा पर्याप्त मात्रा में मौजूद ना हो आसपास, तो इसके अंदर जो फैट डिपॉजिट रहता है वो फैट इसको ऊर्जा देने का काम करता है। तो इसका एक नेचुरल मैकेनिज्म है, ये ऐसा नहीं है कि आप इसको किसी भी चीज से जोड़ देंगे तो वो सत्य हो जाएगा। इसके पीछे के साइंस को समझना पड़ेगा कि वास्तविक में किसी चीज का क्या महत्व है। और हम लोग के साथ क्या है कि हम लोग वास्तविक महत्व को न छोड़ के किसी अन्य चीज की बातें करने लगते हैं और उसी को मेन मुद्दा बना लेते हैं। जो शरीर है वो लगातार प्रकृति के अनुकूल धीरे धीरे ढलता है, और उसी हिसाब से शरीर में जो लक्षण होते हैं या फिर किसी तरह का जो फीचर्स प्रोड्यूस होता है वो वातावरण के अनुकूल होता है। ठीक उसी प्रकार से आप गलकंबल को भी लेकर देख सकते हैं। तो गायों का जो डेवलप होता है गलकंबल, इसमें एलास्टिन और कोलाजन फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है। अब एलास्टिन और कोलाजन का काम क्या होता है, तो ये स्किन को ढीला छोड़ता है और सिकुड़ता है। अब जब गर्मी ज्यादा होती है तो देसी गायों में जो गलकंबल पाया जाता है इसका यही काम है।
अब ये होता है कि जब गर्मी ज्यादा पड़ती है तो एलास्टिन और कोलाजन जो गलकंबल होता है उसको ढीला छोड़ते हैं, और ढीला छोड़ने से जो सरफेस एरिया है गायों का बढ़ जाता है, जिसके चलते हीट लॉस गायों के शरीर से बढ़ जाता है। गाय के शरीर में हीट इकट्ठा नहीं होता है, तो एक तरह का सबक्यूटेनियस हीट एक्सचेंज सिस्टम के तौर पर यह काम करता है। जब बॉडी का कोई हिस्सा अपने आप को गर्मी के अनुकूल इस तरह से डाल ले कि उसके शरीर से गर्मी इकट्ठा ना होकर लॉस होने लगे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सबक्यूटेनियस हीट एक्सचेंज सिस्टम। तो हर एक चीज के पीछे एक कारण होता है, एक विज्ञान होता है, उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि देसी गायों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो ज्यादातर लोग इस बात को कहेंगे कि देसी गायों की दूध की गुणवत्ता अच्छी होती है। नहीं दोस्तों, देसी गायों की सबसे बड़ी विशेषता उसके दूध की गुणवत्ता में नहीं छुपी है, बल्कि देसी गायों की सबसे बड़ी विशेषता है उसके इम्यूनिटी को लेकर। चूंकि देसी गाय भारत के इन्वायरमेंट में ही पली बढ़ी है, हजारों सालों से जेनेटिकली यहीं पे डेवलप हुई है, यहीं के वातावरण, यहीं के मौसम के अनुकूल डेवलप हुई है। तो जो देसी गायों की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है उसकी इम्यूनिटी को लेकर। यहाँ के जो पैरासाइट्स हैं, पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया हैं, यहाँ के जो अलग अलग रोग हैं उसके प्रति उसमें एक रेजिस्टेंस बिल्डअप हो गया है, ये उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। साथ ही साथ जो भारत का वातावरण है ये एक हार्श इन्वायरमेंट माना जाता है, पर्याप्त मात्रा में पूरे साल चारे की उपलब्धता नहीं होती है, साथ ही साथ गर्मी ज्यादा पड़ती है। तो इस माहौल में जो देसी गायों का जो हजारों सालों से डेवलपमेंट हुआ है ये उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। अब चूंकि ये माहौल उसको इस तरह से मिला हुआ है तो ऑटोमेटिक है कि दूध की गुणवत्ता भी बढ़ जाएगी, लेकिन हमेशा दूध की गुणवत्ता बढ़ी नहीं रहेगी। अब कुछ लोग कहते हैं देसी गाय ही रखे हुए हैं, लेकिन वो खिला रहे हैं प्लास्टिक के नाद में और कुछ भी खिला दे रहे हैं, तो ऐसे में क्या दूध की गुणवत्ता अच्छी होगी? नहीं। गायों की एक प्रवृत्ति होती है चीजों को चाटते रहना, तो अगर आप गाय के सामने 24 घंटा प्लास्टिक का नाद अगर रखते हैं तो गाय उसी को चाटेगी। अगर गाय प्लास्टिक के नाद को चाट रही है, अच्छे क्वालिटी का खाना नहीं खा रही है, फ्री इन्वायरमेंट में नहीं रह रही है, तो क्या देसी गाय होते हुए भी क्या वो अच्छे क्वालिटी का दूध देगी? नहीं देगी। तो देसी गायों की जो सबसे बड़ी गुणवत्ता है इसको ब्राजील बहुत अच्छे से बहुत पहले ही समझ गया था। ब्राजील हमारे यहाँ से देसी गायों को ले गया है। अब बहुत लोग यह बोलते हैं कि ब्राजील यहाँ से देसी गाय को इसलिए ले गया क्योंकि हमारी दूध की गुणवत्ता अच्छी है, A2 क्वालिटी का दूध होता है। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। ब्राजील बहुत सोच समझकर और एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ यहाँ से गायों को ले गया है, और सिर्फ यहाँ से नहीं, ब्राजील दुनिया के अलग अलग कोनों से गाय अपने पास ले गया था। अब ब्राजील का ले जाने का कारण है कि ब्राजील का जो क्लाइमेट है वो हमारे क्लाइमेट को मिमिक करता है। ज्यादा गर्मी वहां पे पड़ती है, ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है और तापमान 35 से 38 डिग्री के बीच में रहता है। तो ब्राजील के पास पहले से ही हाई प्रोडक्शन काऊ थे, एचएफ तो ब्राजील के पास पहले से ही थी, लेकिन एचएफ में समस्या है कि इस तरह के क्लाइमेट में एचएफ बढ़िया सर्वाइव नहीं करती हैं। तो और अगर हमेशा बीमार पड़ेगी, इम्यूनिटी अच्छी नहीं रहेगी, तो दूध की क्वालिटी ऑटोमेटिक खराब होगी। तो ब्राजील ने दिमाग लगाया और यहाँ से गायों को लेकर गए। अब हमारे यहाँ की जो गाय है इनकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिक अच्छी होती है, हाई इम्यूनिटी होती है, यहाँ के जो बीमारियां हैं उनसे इम्यून होती हैं, और इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ की जो गाय है इनका लॉन्ग प्रोडक्टिव लाइफ होता है, लंबे समय तक प्रोडक्टिव बनी रहती हैं। तो जो कोर है वो है इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी के इर्द गिर्द ही सारी चीजें डेवलप हुई हैं। तो हमारे यहाँ की जो गाय है वो ऑटोमेटिक हाई इम्यूनिटी की है। तो यहाँ से ब्राजील का गाय ले जाने का कारण यही है कि हमारे गायों में इम्यूनिटी अच्छी थी। अब हमारे यहाँ की गायों की क्या है कि इम्यूनिटी अच्छी है, लेकिन अब हम लोग मार खा जाते हैं दूध उत्पादन के मामले में। अब दूध उत्पादन के मामले में हम लोग थोड़े से पिछड़ जाते हैं, परसिस्टेंसी के मामले में थोड़े से हम लोग पिछड़ जाते हैं। अब यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे तो हर देसी गाय 18 से 20 लीटर दूध कर रही है, लेकिन वास्तविकता वो नहीं होती है दोस्तों। हाँ, कुछ ब्रीड अच्छी हैं, लंबे समय में अगर काम किया जाए तो रिजल्ट बदल सकता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारे यहाँ की जो अभी जो ज्यादातर जो बहुतायत में जो जनसंख्या देसी गायों की है उनमें उस तरह का प्रोडक्टिव नहीं है। ब्राजील इस बात को बहुत पहले ही समझ गया था कि भारतीय नस्ल की गायों की इम्यूनिटी अच्छी है, हमारे पास दूध का उत्पादन ज्यादा है, तो एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग के साथ ब्राजील ने काम किया है। ब्राजील हमारे यहाँ से अंगोल गाय को ले जाकर निल्लोर बना के आज दुनिया भर में बेच रहा है। आपने निल्लोर का नाम सुना होगा, दुनिया की सबसे महंगी बिकने वाली गाय, अभी कुछ साल पहले काफी चर्चा में थी। गिर ले जाके गिरलैंडो बनाया, कांक्रेज ले जाके गुजेरा बना के आज दुनिया भर में बेच रहा है, और हम लोगों ने एक दूसरे को मूर्ख बनाया है। हम लोग सिर्फ इस बात पर लड़ते रह जाते हैं कि हमारी देसी गाय बेहतर है, उसकी दूध की गुणवत्ता बेहतर है। तो इन सारी बातों को छोड़ना होगा, सुपरमेसी दिखाना बंद करना पड़ेगा और वास्तविक तौर पे काम करना पड़ेगा। जब तक हम लोग वास्तविक तौर पे वास्तविकता को स्वीकार करके काम नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। जब हम लोगों ने एचएफ और जर्सी लाया था उस समय हमारी मजबूरी थी। एक टाइम ऐसा था कि हम लोग दूध के पाउडर को इंपोर्ट करते थे, हमारा जो जनसंख्या उसका पेट हम लोग नहीं भर पाते थे, जिसके कारण हम लोग को दूध के पाउडर को इंपोर्ट करना पड़ता था, गेहूं मंगाना पड़ता था। वही समय है, याद कीजिए, अमेरिका गेहूं देने से मना कर दिया था। PL70 करके गेहूं की वेरायटी थी जो जानवरों को खाने के लिए दी जाती थी, वो गेहूं भारत में भेजा गया था। तो उस समय से हम लोग निकल के यहाँ तक आए हुए हैं। तो इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग कहां से निकल के आए थे। उस समय हमारी मजबूरी थी, लेकिन आज मजबूरी नहीं है। आने वाले समय में इस पे काम किया जा सकता है, लेकिन काम अच्छा तब होगा जब हम लोग वास्तविकता को स्वीकार करेंगे। आज एचएफ और जर्सी रखना हमारे किसान का शौक नहीं बल्कि मजबूरी है।
मजबूरी है कि एक तो हमारे अभी जो वर्तमान में जो हमारे पास देसी नस्ल मौजूद है वो बहुतायत में उनकी उत्पादकता उस तरह से नहीं है, और दूसरी तरफ जो उत्पादकता है उसका बाजार में रेट जनरलाइज मिलता है। अब सभी किसान उस तरह से जागरूक नहीं है, सबके पास उतनी व्यवस्था नहीं है कि दूध के रेट को 80 रुपए 100 रुपए तक ले जाए। तो आज मजबूरी है क्योंकि दूध का रेट जनरलाइज है, दूध को लेकर उस तरह से जागरूकता नहीं है। लेकिन आने वाले समय में ऐसा नहीं रहेगा। मैं हमेशा कहते रहता हूं कि हम लोगों ने पिछला जो रेवोल्यूशन किया था, ग्रीन रेवोल्यूशन या फिर जो व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ था, वो हम लोगों ने क्वांटिटी को लेकर किया था। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाना मौजूद नहीं था, हमको प्रोडक्शन अपना बढ़ाना था, इसलिए हम लोगों ने वहां पे किया। लेकिन जो अगला जो रेवोल्यूशन होना चाहिए वो होना चाहिए गुणवत्ता को लेकर, कि गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जाए, दूध की क्वालिटी को कैसे बढ़ाया जाए, जो अन्य खाद्य पदार्थ हैं उनकी क्वालिटी को कैसे बढ़ाया जाए। तो ये सारी चीजें चर्चा वाली है, इस पे हमें काम करना पड़ेगा। और सुपरमेसी दिखाने से अच्छा है कि वास्तविकता को स्वीकार करें और हम लोग धीरे धीरे काम करें। और ब्राजील की तरह, ब्राजील से हम लोग को सीखना चाहिए कि ब्राजील इस बात पे नहीं अड़ा रहा कि हम ये लेकर आ रहे हैं। और ब्राजील को आज आप देखेंगे, अगर आप बाहर के इंटरव्यू देखेंगे तो भारत को थैंक यू बोलते हैं। आज ब्राजील का 80% दूध उत्पादन जो है वो गिरलैंडो से होता है। अब गिरलैंडो गिर और एचएफ की क्रॉस है। तो ब्राजील इस बात को बहुत अच्छे से समझा और उससे हम लोग को सीखना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए। तो आज इन सभी बातों को छोड़ते हुए हम लोग को जो भी हमारे पास नस्ल मौजूद है उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए और वास्तविक तौर पे काम करनी चाहिए। दूध की गुणवत्ता को बढ़ाने के पीछे काम करना चाहिए। और जो हमारे देसी गाय हैं इनका वास्तविक तौर पर इंप्रूवमेंट कैसे हो सकता है इस पर काम करना चाहिए। रेदर कि आप किसी अन्य नस्ल को क्रिटिसाइज कर दें, आप बोल दें कि वो गाय की नस्ल ही नहीं है या फिर उसकी दूध की गुणवत्ता खराब है, जहर के समान है। सारे बातों को छोड़ते हुए इस बात पर हम लोग को फोकस करना है कि हम लोग अपनी दूध की गुणवत्ता कैसे बढ़ाएं। आज आप देख रहे हैं कि दूध और दूध से बने अन्य प्रोडक्ट, आज विश्व में सबसे ज्यादा जो मिलावट का केस आ रहा है वो हमारे यहाँ ही आता है। एक तरफ हम लोग दूध में नंबर 1 बने हुए उत्पादन में, और वहीं पे उत्पादकता की जब बात होती है वहां पे हम लोग का नंबर एकदम कम हो जाता है। गुणवत्ता की जब बात होती है तो वहां पे हम लोग पिछड़ जाते हैं। तो इन सारी चीजों पे काम करना पड़ेगा। रेदर कि हम लोग सिर्फ कोसते रहें कि एचएफ और जर्सी एक साजिश के तहत हमारे यहाँ भेज दी गई, हम उसको गाय ही नहीं मानेंगे, उसके दूध जहर के समान होता है। ये सब बातों को छोड़ना पड़ेगा और वास्तविक तौर पर काम करना पड़ेगा। तो मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि फालतू की बातों में न पड़े और वास्तविकता पे काम करें। वास्तविकता इल्यूजन से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसी तरह से सीखने का कार्यक्रम जारी रखिए, अपने काम से प्रेम कीजिए। मैं पुनः आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।